हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर। कि आज हमने किसके बारे में पढ़ना है कि मॉलिक्यूल एज ए रिजिड रोटेटर और उसके रोटेशन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे हमें ये पता होना चाहिए रिजिड जो रोटेटर होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि रिजिड वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या होता है। रिजिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स। मतलब उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का वो जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दिस सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल वो वाला होता है ऑफ रिजिड रोटेटर जिसमें जो इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन है उसको हम क्या मानते हैं, फिक्स मानते हैं। यानी कि जो दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। रोटेटर का मतलब क्या होता है, रोटेशन। जैसे हमारे पास ये कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं, वो मॉलिक्यूल अपनी एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो उसको क्या बोला जाता है, रिजिड रोटेटर। यानी कि रिजिड रोटेटर का मतलब क्या है, हमारे पास जैसे कि देखो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। इसका मास हमने क्या मान लिया, m1, और इसका मास हमने क्या मान लिया, m2। दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस दोनों के बीच में फिक्स है और दोनों एक अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे रिजिड रोटेटर सिचुएशन। अब हमने क्या करना है, जो रिजिड रोटेटर सिचुएशन है यानी कि जब हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल होते हैं और वो एक अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, तो जैसे हमने पढ़ा था एक एटम है उसके अपने एनर्जी लेवल होते हैं। जब वो दो एटम यानी कि मॉलिक्यूल के में कंबाइन होंगे उनके अपने एनर्जी लेवल होते हैं। जब ये रोटेट कर रहे हैं तो रोटेशन से जो उनके एनर्जी लेवल हैं उन एनर्जी लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई हमने दो मास मान लिए। यहाँ पे एक पार्टिकल मान लें जिसका मास m1 है, दूसरा पार्टिकल मान लें जिसका मास क्या है हमारे पास m2, और उन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस फिक्स्ड है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। दोनों के बीच का फिक्स डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, हमने डिस्टेंस मान लिया r। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, अपनी सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस है ना, जहाँ पे उनका सेंटर ऑफ मास यानी कि सी क्या हमारा सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास से m1 जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस क्या है, r1 है, और सेंटर ऑफ मास से m2 जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस क्या मान लिया हमने, r मान लिया। तो अब जैसे कि हमें पता है कि जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना, r। ये इनकी रोटेशन की एक्सिस है और ये डिस्टेंस है r1 और ये वाला डिस्टेंस क्या है हमारे पास है r2 है। तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन जो होती है सेंटर ऑफ मास की, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे m1 r1 की मल्टीप्लाई और m2 और r2 की मल्टीप्लाई वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि m1 इंटू r1 इक्वल होगा m2 इंटू r2 के। और जैसे कि हमें पता है ये वाला डिस्टेंस r1 और ये वाला डिस्टेंस r2, r1 प्लस r2 किसके इक्वल है, r के इक्वल है। फिर इसके बाद तो यहाँ से हमने क्या किया, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। सेकंड वाले इक्वेशन से हमने जैसे r1 की वैल्यू निकाली, r1 की वैल्यू क्या आएगी, r माइनस r2। r माइनस r2 को अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जैसे हमारे पास ये हो जाएगा m1, r1 की वैल्यू क्या है, r माइनस r2 किसके इक्वल होगा, ये m2 और r2। तो ये वाली जो इक्वेशन हो किस में है, r में है और r2 में है। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास r2 की वैल्यू आ जाएगी। r2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, यानी कि r2 m1 प्लस m2 और r। सेम इसी प्रोसीजर से हम यहाँ से r2 की वैल्यू निकाल लेंगे।
R2 की वैल्यू निकालेंगे और R2 की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास R1 की वैल्यू ये आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, कोई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का। जैसे कि हमें पता है जो I है वो क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को कैसे निकालेंगे हम, I किसके इक्वल होता है, m1 r1 का स्क्वायर, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मास और इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, m1 r1 का स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, m2 r2 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे हमने r1 की वैल्यू रख दी ऊपर वाले इक्वेशन से, यहाँ पे हमने r2 की वैल्यू ये वाली रख दी ऊपर वाले इक्वेशन से। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m1 m2 m1 प्लस m2 और r का स्क्वायर। जो यहाँ पे ये लिख रखा है m1 m2 m1 प्लस m2, इसको ये क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हमारे पास कोई भी दो पार्टिकल होते हैं ना, एक का मास m1 और एक का मास क्या है m2 है, उनका रिड्यूस्ड मास किसके इक्वल होते हैं, m1 m2 m1 प्लस m2 के। और रिड्यूस्ड मास को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, और रिड्यूस मास को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, म्यू से। तो हमारा जो रिड्यूस्ड मास है वो किसके इक्वल है, रिड्यूस्ड मास हमारा किसके इक्वल है, m1 m2 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 के। तो ये क्या है, जो I हमारा किसके इक्वल हो गया, म्यू और R का स्क्वायर। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है अब वो किसके इक्वल है, एक सिंगल इक्विवेलेंट, यानी कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो किस में रिड्यूस्ड हो गया, एक सिंगल पॉइंट मास में, जिसका जो मास है ना वो मास तो क्या है, म्यू है। और वो बड़ा मॉलिक्यूल एक फिक्स डिस्टेंस r, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे इस r डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि ये हमारा मॉलिक्यूल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे किस डिस्टेंस के ऊपर है, ये r, यानी कि एक हमारे पास सिंगल मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या है, म्यू, वो r डिस्टेंस के ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रहा है, म्यू। सच ए सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिजिड रोटेटर। अब ये जो पॉसिबल एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल को सोल्व करने के लिए हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऑफ रिजिड रोटेटर को सोल्व करना पड़ेगा। वो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, ये क्या है, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है रिजिड रोटेटर की, डेल स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर म्यू एच कट स्क्वायर ई साई 0 वी। यहाँ पे जो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि जो वो मॉलिक्यूल है वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज करके, सबसे पहले तो हम इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। फिर क्या किया जाता है, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू r है, बीइंग सेट इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट कर दो 1/r स्क्वायर फॉर म्यू। यानी कि ये जो पूरा का पूरा जो डेरिवेशन दे रखा है इसको हमें पेपर में करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने जो ये इक्वेशन दे रखी हमारे पास, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ना, ये वाली जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन याद रखना है, यानी कि इसके सोल्व करने के बाद जो एनर्जी की वैल्यू आएंगी वो एनर्जी की वैल्यू क्या होती हैं, वही हमारी क्या होगी, एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल होंगे किसके, रिजिड रोटेटर के। और सोल्व करने के बाद वो क्या आता है, वो हमारे पास पूरे डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो वाली एनर्जी की वैल्यू है ये।
E इक्वल टू एच स्क्र 8 पाई स्क्र आई और जे प्लस 1। यहाँ पे देखो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। I क्या है, ये जो नीचे I लिख रखा है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और j क्या है, यहाँ पे कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस j को हम क्या बाद में किसका नाम देंगे, रोटेशनल लेवल यानी कि रोटेशनल क्वांटम नंबर का नाम दे देंगे इसको। तो ये वाली जो हमारे पास रोटेशनल यानी कि जो रिजिड रोटेटर है, उस रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स हैं। और वह एनर्जी लेवल जैसे हम जे की वैल्यू 0 1 2 3 करके वो सारे के सारे उनके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने निकाला जो रोटेशनल रिजिड रोटेटर है, उस रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल क्या होते हैं। इस लेक्चर के लास्ट में आपने एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट इज रिड्यूस्ड मास, जो मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।